हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जल द्वारा फैलने वाले रोग यानी वाटरबॉर्न डिसीज। देखते हैं इसमें कि जल द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। अधिकांश संक्रामक रोग कुछ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश कर जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में जल शुद्ध नहीं पाया जाता, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ अवश्य होती हैं, परंतु पीने का जो जल होता है उसमें कुछ कैसा होना चाहिए, वो रासायनिक तत्वों एवं कीटाणु रहित होना चाहिए। यानी कि मनुष्य को सदैव शुद्ध जल का ही सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य को हानि ना हो। जल और भोजन के माध्यम से अनेक गंभीर रोगों का संवहन होता है। भारत जैसे देश में इन रोगों का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है। हैजा, पेचिस, मोतीझरा इन रोगों के प्रमुख उदाहरण हैं। आज के युग में शुद्ध जल की प्राप्ति नगरों तथा गांव दोनों ही स्थानों पर एक गंभीर समस्या बन गई है। कुछ नगरों की नगर पालिकाएं इस समस्या के प्रति जागरूक हैं और शुद्ध जल का पर्याप्त मात्रा में वितरण करने के लिए प्रयासरत हैं, किंतु उन्हें भी अपने प्रयास में अभी तक पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह स्वयं भी अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण सचेत रहें और अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। यदि इस बात को तनिक भी संभावना हो कि जल शुद्ध नहीं है तो उसे उबाल कर ही पीना चाहिए। अशुद्ध जल से होने वाले रोगों का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला है हैजा। हैजा जो है इतनी गंभीर और एक भयानक रोग है। यदि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का तुरंत सही तरीके से उपचार ना किया जाए तो वह शीघ्र ही काल का ग्रास हो जाता है, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह रोग बहुधा महामारी का रूप भी धारण कर लेता है। कुछ विशेष स्थलों पर जहां पर सफाई व शुद्ध जल की समुचित व्यवस्था नहीं होती, यह रोग गंभीर रूप धारण कर लेता है। विशेषकर तीर्थ स्थलों पर जैसे हरिद्वार, काशी, इलाहाबाद आदि इन स्थानों पर विशेष अवसरों पर विभिन्न स्थानों से बहुत अधिक संख्या में यात्री एकत्रित हो जाते हैं। इतने बड़े जन समुदाय के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता, अतः हैजा फैलने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। सन 1949 ईस्वी में लगभग 1,64,000 व्यक्ति इस जानलेवा रोग की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आजकल स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान होने और उनका पालन करने से ये रोग इतना उग्र रूप धारण नहीं कर पाता, परंतु फिर भी थोड़ी सी असावधानी से समय समय पर बहुत जनहानि होती रहती है। अब देखते हैं संक्रमण फैलने के क्या कारण हैं। इस रोग का फैलाने वाला जीवाणु बहुत ही सूक्ष्म आकार वाला होता है, जिसे विब्रियो कॉलरा के नाम से जाना जाता है। यानी जो हैजा का जो जीवाणु है, पहली बात तो हैजा जो है वो एक जीवाणु से फैलता है और उस जीवाणु का नाम विब्रियो कॉलरा है। ये जीव अत्यंत शक्तिशाली अणुवीक्षण यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है। इस जीव का विनाश करना अत्यंत कठिन होता है। ये जीवाणु सूखी धूल या सूखे हुए थूक में मिलकर किसी अंधेरे स्थान पर लगभग 3 माह तक जीवित रह सकता है। मक्खी पर हैजे के जीवाणु लगभग 14 दिन तक जीवित रहते हैं। कुएं, तालाब, नदी आदि में अथवा अनेक उनके जो निकट रोगी हैं मलमूत्र, बमन आदि विसर्जन करने से अथवा रोगी के वस्त्र धोने से उन जल स्रोतों का जल प्रदूषित हो जाता है। हैजे के जो रोगाणु हैं मक्खियाँ दूषित जल के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। ये रोगाणु हैजे के रोगी को मल तथा बमन के द्वारा उसके शरीर से बाहर निकलते हैं तथा स्वस्थ शरीर में जल भोजन, दूध के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। मक्खियाँ बमन मल के ऊपर बैठकर उनसे रोगाणुओं को ग्रहण कर लेती हैं। उसके बाद वे खाद्य पदार्थों पर बैठकर उन्हें भी दूषित कर देती हैं। अतः हैजा फैलाने का सबसे भयंकर माध्यम मक्खियाँ ही होती हैं। जिन नगरों में नलों द्वारा जल पहुँचाया जाता है वह नलों के जोड़ ढीले रहने पर गंदगी, नालियों का दूषित जल उसके भीतर प्रवाहित होता जाता है। जिससे नलों द्वारा जल पहुंचाया जाता है वहाँ नलों के जोड़ ढीले रहने पर गंदगी, नालियों का दूषित जल उसके भीतर प्रवाहित हो जाता है, जिससे नलों का जल भी अशुद्ध हो जाता है। इस अशुद्ध जल को पीने अथवा इसमें सब्जियां, फल आदि धोने से रोगाणुओं का संवहन मनुष्य के शरीर में हो जाता है। हैजे को फैलाने में जल, भोजन, दूध के अतिरिक्त कुछ अन्य गौण साधन भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है नदियाँ।
यदि हैजे के कीटाणु नदी के जल में प्रवेश कर गए हों तो इस जल का प्रवाह से हैजे का संक्रमण भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। नदियों के प्रवाह की विपरीत दिशा में मल्लाह नाव चलाकर जब उस ओर आते हैं तो उसके साथ साथ रोग का संक्रमण भी पहुंच जाता है। सेकंड है मनुष्यों का आवागमन। किसी भी मनुष्य के शरीर में यदि रोगाणु प्रवेश कर चुके हैं परंतु वह रोग की तीव्रता से बचा हुआ है अथवा जो इस रोग का शिकार होकर स्वास्थ्य लाभ कर चुका है तो उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से भी संक्रमण उस स्थान पर पहुंच जाता है। चाहे वह व्यक्ति किसी भी यातायात का साधन प्रयोग में लाए, रोग का संवहन हो ही जाता है। नेक्स्ट है रोग वाहक मनुष्य। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिन पर इस रोग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता परंतु उनके जो मल थूक द्वारा इस रोग का संक्रमण फैल सकता है। इन संवाहकों का रोगग्रस्त न होने के कारण पहचाना भी नहीं जा सकता अतः उससे बचाव रखना भी संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट है दूध तथा पेयजल। यदि दूध और पेयजल से भी रोगाणु विद्यमान है तो स्वस्थ व्यक्ति द्वारा इनका सेवन किए जाने पर संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसका देखते हैं उद्भवन काल क्या होता है। ये रोग इतना प्रबल होता है कि रोगों पर संक्रमण होने के 1-2 दिन बाद में या कभी कभी कुछ घंटों में ही अपना प्रभाव दिखा देता है। रोगी की स्थिति कुछ घंटों में गंभीर हो जाती है, इसलिए इसके उपचार में शीघ्रता दिखानी चाहिए। अब देखते हैं रोग के लक्षण क्या हैं। रोग का आक्रमण होते ही रोगी को चावल के मांड के समान पतले तथा सफ़ेद दस्त आने लगते हैं परंतु पेट में पीड़ा नहीं होती, बार बार प्यास लगती है, बिना उबकाई के उल्टियाँ भी आने लगती हैं। दस्तों के कारण रोगी अत्यंत दुर्बल भी हो जाता है और उसे ज्वर भी आ जाता है, यानी उसे फीवर आ जाता है। उसे मूत्र नहीं आता और आता भी है तो बहुत कम। रोगी का शरीर ठंडा पड़ जाता है और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। उसकी आंखें पीली पड़ जाती हैं। उचित उपचार न होने पर रोगी 2 घंटे में ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। दस्तों की संख्या बढ़ने के साथ साथ दस्त मांड की तरह पतले होते जाते हैं। रोगी को प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है, बिना दिल घबराए से बवन होता है, पेट में पीड़ा होने लगती है। इस रोग का उपचार देखते हैं। रोग की आशंका होते ही स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर देना चाहिए क्योंकि तात्कालिक तथा उचित उपचार मिलने पर रोगी की दशा सुधरने लगती है। रोगी को शीघ्र अतिशीघ्र संक्रामक रोगों के अस्पताल में पहुंचा देना चाहिए। दस्त तथा बमन द्वारा रोगी के शरीर से बहुत से लवण तथा जल बाहर निकल आते हैं। इन दोनों की पूर्ति केवल अस्पताल में ही संभव हो सकती है। वहाँ पर डॉक्टर लवण मिश्रित जल को इंजेक्शन द्वारा रोगी की शिराओं में चढ़ाते हैं। जब तक इस प्रकार से शरीर के जल लवणों की पूर्ति नहीं होती तब तक रोगी को प्यास बुझाने के लिए थोड़ा थोड़ा ठंडा जल पीने के लिए भी दिया जाता है। यदि रोगी की इच्छा हो तो उसे थोड़ी बहुत चाय या कॉफ़ी भी पिलाई जा सकती है। रोगी को अमृतधारा या प्याज का रस पानी में देने से भी लाभ मिलता है। जब तक रोगी को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं होती तब तक घर पर ही उसके दस्त व बमन को 5% फिनाइल डालकर आधे घंटे तक उसका निसंक्रमण करना चाहिए। उसके बाद ही उसका निस्तारण करना चाहिए। निसंक्रमण के तुरंत बाद ही उसे शौचालय में फ्लश करके भी प्रवाह किया जा सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को हैजे का टीका लगवा देना चाहिए। जल उबालकर ही पीना और पिलाना चाहिए। रोगी को भी उबला हुआ पानी ही पिलाना चाहिए। डॉक्टर की अनुमति से उसे चावल का मांड भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है जनसाधारण को रोग से बचने के क्या उपाय हैं। हैजे का प्रकोप होते ही नगर स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी चाहिए तथा रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। हैजे के दिनों में जुलाब नहीं लेना चाहिए। घर के शौचालय और नालियों को प्रतिदिन फिनाइल से धुलवाना चाहिए। हैजे के रोगी को एकदम पृथक शुद्ध वायुयुक्त कमरे में रखना चाहिए। रोगी के दस्तों में बमन का निसंक्रमण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कार्बोलिक एसिड, फार्मेलिन, किसी अन्य निसंक्रमण विलयन का प्रयोग भी किया जा सकता है। चूना तथा गर्म राख का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। दुर्बलता के कारण रोगी बिस्तर पर ही दस्त करने लगता है। इससे उसका बिस्तर और पहने हुए वस्त्र गंदे हो जाते हैं और इन वस्त्रों को जलाना सर्वोत्तम है। अन्यथा निसंक्रमण बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना नितांत आवश्यक है। निसंक्रमण के उपरांत भी रोगी के मल तथा बमन को नदी, नहरों, कुओं के पास नहीं डालना चाहिए। रोगी के बर्तन पानी में उबालकर स्वच्छ रहने चाहिए। इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर साफ नहीं करना चाहिए। रोगी की परिचर्या करने वाले व्यक्ति को निसंक्रामक मिले जल से हाथ पैर धोने चाहिए तथा कुल्ला करना चाहिए। विषाक्त अथवा बासी भोज्य पदार्थों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए और जल को सदा उबालकर एवं छानकर पीना चाहिए। तीर्थ स्थानों से लौटे यात्रियों की डॉक्टर परीक्षा करानी चाहिए। यदि उनमें रोग के जीवाणु हों तो उन्हें तुरंत अस्पताल भेज देना चाहिए। यात्रियों को घर के अतिरिक्त किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर 4-5 दिन रहकर रोग का उद्भवन काल समाप्त हो जाए। बाजार के फल, सब्जी आदि को पोटेशियम परमैंगनेट मिले
पानी से धोकर सेवन करना चाहिए। अपच होने पर तुरंत चाय का आधा चम्मच एसेंशियल अम्ल अथवा छठा अंक में डालकर पीना चाहिए। हैजे के दिनों में नींबू तथा ताजे दही का सेवन करना उत्तम होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।